अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है मेरी सारी बहनें बिल्कुल ठीक-ठाक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज के व्लॉग में आपके साथ अपनी सहरी और इफ्तारी की पूरी रूटीन शेयर करूँगी। साथ ही आपको बताऊँगी कुछ ऐसे तरीके जिनकी मदद से आप अपने गंदे से गंदे बर्तनों को ना बहुत आसानी से साफ़ कर सकेंगे। आपको बताऊँगी कि किस तरह आप मज़ेदार से दही बल्ले बना के पूरे रमज़ान के लिए ना स्टोर कर सकते हैं और आपकी मुश्किल आसान हो जाएगी। साथ ही कुछ टाइम सेविंग्स टिप शेयर करूँगी जो आपकी सहरी और इफ्तारी के काम को बहुत हद तक कम कर देंगी और आपकी ज़िंदगी को आसान बना देंगी। तो बस करना ये है कि एंड तक मेरे साथ रहना है, वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा देखना है और अपना फीडबैक मुझे देना मत भूलिएगा। तो यहाँ जी माह रमज़ान का चाँद नज़र आ गया था। आप सबको एक दफ़ा फिर से रमज़ान की बहुत मुबारक। तो मैंने सोचा कि एक ही दफ़ा ना 5-7 दिनों के लिए बल्कि 10 दिनों के लिए ना चने जो हैं वो बॉयल करके रख लूँगी ताकि बार-बार ना मुझे ना ही एलपीजी सिलेंडर की गैस को ज़ाया करना पड़े और ना ही ना ज़्यादा काम करना पड़े। तो बस जैसे ही चाँद का ऐलान हुआ था ना, मैं यहाँ पर चने भिगोने के लिए आ गई थी। हल्के से नीम गर्म पानी में मैंने चने भिगो दिए थे और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जिस कंटेनर के अंदर आप अपनी दालें रखते हैं ना, उसके अंदर तेज़ पत्ता लाज़मी रखा करें। इस तरह जो दालें हैं ना वो ठीक रहती हैं और उनको कीड़ा नहीं लगता है। चने यहाँ पर मैंने ओवरनाइट के लिए भिगो दिए थे ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ और नेक्स्ट डे ना मैं इनको बॉयल कर लूँगी। और उसके अलावा मैंने खजूरें मंगवा के रखी थी। हम सबके घरों में ना माह रमज़ान में खजूर आना तो मस्ट है। अच्छा, मुझे ना ये ब्लैक वाली ईरानी खजूर अच्छी लगती है। तो आपको पता ही है कि मैं और मेरे हस्बैंड सिर्फ 2 ही लोग होते हैं, तो मैंने इसलिए ये थोड़ी क्वांटिटी में मंगवाई थी क्योंकि ना ये जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो मैंने सोचा अभी थोड़ी मंगवाती हूँ, फिर जैसे ही ख़त्म होंगी ना तो और मंगवा लूँगी। और इस तरह ना खजूरों को भी किसी बॉक्स में डाल के फ्रिज में रखिएगा क्योंकि अगर इन्हें आप शॉपर में ही छोड़ देते हैं ना तो फिर ये नरम हो जाती हैं और ना बहुत जल्दी ख़राब होना स्टार्ट हो जाती हैं। हर चीज़ को साथ के साथ उसकी प्रॉपर जगह पे रखने की आदत डाल लें, इससे भी आपकी ज़िंदगी ना बहुत पुरसुकून हो जाती है। अच्छा जी, यहाँ पर ना आज पहली सहरी थी और मैं उठ गई थी तकरीबन 3 सवा 3 के करीब। मैंने आपको जैसा टाइम दिखा ही दिया है। अच्छा, पहली सहरी थी ना तो इसकी एक्साइटमेंट ही कुछ अलग होती है। तो सबसे पहले तो उठने के बाद ना मैंने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी। और यहाँ पर ये सारे क्लिप्स शेयर करने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं कोई दिखावा कर रही हूँ। मैं सिर्फ़ आपके साथ ना अपनी अनफ़िल्टर्ड सी एक रूटीन शेयर करना चाहती हूँ कि किस तरह एक मिडिल क्लास फ़ैमिली की जो हाउसवाइफ़ है ना, उसकी सहरी और इफ्तारी किस तरह से होती है और मैं हर चीज़ किस तरह से मैनेज करती हूँ। तो आप भी ना कोशिश किया करें कि सहरी बनाने से 10-15 मिनट पहले उठ जाएँ और कम से कम ना 2 या 4 तहज्जुद के नफ़ल लाज़मी अदा करें। और जिस चीज़ के लिए आप परेशान हैं ना, जो दुआ आपकी कबूल नहीं हो रही, वो आप तहज्जुद में मांगें और यकीन से मांगें, इंशाल्लाह आपको लाज़मी मिलेगा। अच्छा, नमाज़ पढ़ ली थी, कुरान पढ़ा, उसके बाद ना मैंने रात को बर्तन वॉश करके रखे थे। मेरी आदत है कि मैं रात को ना सारा किचन क्लीन करके सोती हूँ। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर सहरी बनाने से पहले ना हर चीज़ को समेट देती हूँ ताकि जो किचन का काउंटर है वो क्लीन हो जाए, क्योंकि जब आपका किचन छोटा होता है ना तो फिर वहाँ पर जगह बहुत कम होती है। इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि हर चीज़ को ना साथ के साथ उसकी जगह पे रख दिया जाए। और यहाँ मैं आपको बताऊँ, मैं कोई बहुत ज़्यादा इस तरह मुश्किल लंबी चौड़ी सी सहरी नहीं बनाती कि मैं आलू के पराठे और इस तरह की चीज़ें कभी-कभी बना लेती हूँ, लेकिन नॉर्मली जो मैं नाश्ता बनाती हूँ ना, सहरी भी मेरी 100% या 90% ऑफ द टाइम वही होती है। मतलब साथ में पराठे बना लेती हूँ, चाय बना लूँगी मैं और जो बचा हुआ 1 दिन पहले का सालन होता है ना वो, और जिस दिन सालन ना बचे तो मैं चने मंगवा लेती हूँ या दही। अच्छा, वैसे इतनी गर्मी नहीं है, मुझे याद है कि जब पहले जून-जुलाई के और गर्मियों के रोज़े आते थे ना, तब तो सहरी में लस्सी, मीठी लस्सी बनाना दही की मस्त होता था। लेकिन अभी इतनी गर्मी नहीं है, बल्कि बहुत अच्छा मौसम है। इनफैक्ट आज भी सहरी में ना सुबह बारिश हो रही थी। एक तो रमज़ान की बरकतें और साथ फिर बारिश भी रहमत बन के बरस रही थी। तो बस मैंने बिल्कुल वही सहरी बनाई थी जो मैं नाश्ता बनाती हूँ। तो सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ अपनी रूटीन कि मैंने किस तरह से ना पहली सहरी और अपनी इफ्तारी की तैयारी की थी। यहाँ मैं आपको एक टिप देती हूँ कि अगर आपकी भी बड़ी सारी फैमिली है, जॉइंट फैमिली है और ज़्यादा लोग हैं ना, तो सहरी बनाने की तैयारी भी ज़्यादा होती है। तो आप कोशिश किया करें कि आधा जो काम है ना वो रात को करके सोएं, ताकि आप सहरी में ना, एक तो नींद पूरी नहीं हुई हुई होती, नींद अलग आ रही होती है और इंसान ना बहुत फटाफट फिर हर चीज़ तैयार कर रहा होता है, टाइम मैनेज करना मुश्किल लग रहा होता है। तो अगर आपकी भी बड़ी फैमिली है या अगर छोटी फैमिली भी है तो कोशिश करें कि सहरी के लिए ना आटा आप रात को गूँध के रख लें, क्योंकि उसके बाद अगर 9-10 बजे आटा गूँधेंगी तो फिर 3-4 बजे आपने पराठे बनाने होंगे, कोई इतना ज़्यादा बासी नहीं हो जाएगा आटा, कोई मसला नहीं है। इसके अलावा अगर आपके यहाँ भी सहरी में सालन वगैरह बनता है तो सब्जियां चॉप करके रख लें और जो हांडी है ना उसको आधा बना के या पूरा बना के भी रख लें। इस तरह ये होगा कि आप फटाफट ना हर चीज़ को मैनेज कर सकेंगी। और एक बात का लाजमी ख्याल रखें, और सहरी और इफ्तारी के जो अपने बर्तन है ना वो साथ साथ धोने हैं, क्योंकि रमज़ान में ना सबसे ज़्यादा टेंशन बर्तन वॉश करने की होती है। तो आपने कोशिश करनी है कि जो बर्तन है उन्हें मैला सिंक के अंदर नहीं रखना, बल्कि जैसे ही एक आधी प्लेट मैली होना उसे साथ के साथ वॉश कर लें। इससे आपका जो बहुत सारा टाइम है ना वो बचेगा।
क्योंकि रमज़ान में हम औरतों को जो मेजर मसला लग रहा होता है ना, वो यही लग रहा होता है कि टाइम मैनेज नहीं हो रहा होता। एक तो रात को सहरी में उठना पड़ता है, नींद पूरी नहीं हो रही होती। अब हमारी वो वाली उम्र तो रह नहीं गई, जब मुझे याद है मैं कॉलेज जाती थी ना, तो हम सहरी तक सोया ही नहीं करते थे। लेकिन भई अब हम बड़े हो गए हैं, बच्चों वाले हो गए हैं, तो भई मैं 9-10 बजे ना इशा पढ़ के सो जाती हूँ और उसके बाद 3 साढ़े 3 उठती हूँ। तो आपने भी ये कोशिश करनी है, अगर आपके छोटे बच्चे हैं, कि आप सहरी तक मत जागें, क्योंकि सुबह बच्चे तो जल्दी उठ जाएँगे, फिर आपकी नींद पूरी नहीं होगी ना, तो आपसे दिन भर में कोई काम नहीं हो सकेगा। इसके अलावा अगर आप अपनी अफ्तारी के काम को भी कम करना चाहती हैं ना, तो आप एक ही दफ़ा बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो फ्रीज़ करके रख लें। जिस तरह एक ही दफ़ा चना चाट बनाने के लिए आप चनों को उबाल के रख सकती हैं, ज़िप-लॉक बैग्स में स्टोर कर लें। इस तरह आप ना रोज़ इस झंझट से बचेंगी कि आपको जो चने बॉयल करने हैं। शामी कबाब बना के रख लें, इसके अलावा समोसे बना के रख सकती हैं, रोल बना के रख सकती हैं। इन छोटे-छोटे कामों से ना हमारी जो अफ्तारी का काम है वो काफ़ी हद तक आधा हो जाएगा। हमें थकावट भी कम होगी और टेंशन भी कम होगी, और हम बाआसानी ना नमाज़ें पढ़ सकेंगे और कुरान पाक पढ़ सकेंगे, इबादत कर सकेंगे। और स्पेशली मेरी वो बहनें जो एलपीजी यूज़ करती हैं ना, तो गैस के सिलेंडर भरवाने का अलग ख़र्चा होता है। अगर इस तरह एक ही दफ़ा चनों को बॉयल करके रख लेंगी ना, तो बार-बार आपकी जो गैस है वो भी यूज़ नहीं होगी। यहाँ पर मैंने चने गला लिए थे, बल्कि कुछ ज़्यादा ही चने गल गए थे, इनका जो छिलका है ना वो अलग होना स्टार्ट हो गया था। अच्छा, मेरे साथ ये सीन होता है अक्सर, मेरे जो चने हैं ना वो हल्के से ना उनमें कसर रह जाती है, तो आज मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम दे लिया था। आप अपने हिसाब से चनों को गला के इस तरह रख लें, और ये मार्केट से यार बहुत रीज़नेबल प्राइस में ना इस तरह के ज़िप-लॉक बैग्स मिल जाते हैं। इसमें आपने जितनी क्वांटिटी में रोज़ चाट बनानी है ना, उसी हिसाब से आप ये पैकेट्स बना के ना अपने फ्रीज़र में रख लें, और जब आपको अफ्तारी के टाइम में चने की चाट बनानी हो या दही बल्लों के अंदर चनों को डालना हो ना, तो आप बस पैकेट निकालें और फटाफट से डाल लें। और अगर आपके पास ज़िप-लॉक बैग्स नहीं हैं, तो कोई इशू वाली बात नहीं है। आप वो जो आम शॉपर होते हैं उनके अंदर भी इनको फ्रीज़ करके एयर टाइट करके ना अच्छे से पैक करके रख सकते हैं, या फिर जो हमारे घर में एयर टाइट डब्बे होते हैं आम, वो जो अक्सर हम बाहर से खाना वगैरह लेके आते हैं उसके साथ मिल जाते हैं ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस, उसके अंदर भी रख सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि इस तरह ना अपनी आसानी के लिए एक दफ़ा आप 1-2 घंटे लगा के काफ़ी सारा काम करके रख लेंगी ना, तो हाँ, एक दफ़ा काम करने में आप थकेंगी, लेकिन इससे ना आपकी जो ज़िंदगी है वो बहुत आसान हो जाएगी, और तकरीबन 1 हफ़्ता और 10 दिन आपके बहुत आसानी से गुज़र जाएँगे। इसके अलावा आपने ना रमज़ान में सिर्फ़ इस बात की कोशिश करनी है कि आप सहरी और अफ्तारी जो है ना उसको टाइमली बना सकें, और जो बाकी घर के काम है ना उनकी आपने इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी बहुत सारी बहनों ने रमज़ान स्टार्ट होने से पहले डीप क्लीनिंग की होगी। तो आपने घर के कामों के लिए ना आधा 1 घंटा एक फ़िक्स कर लेना, जिसमें आपने कोशिश करनी है कि सफाई और जो बाकी घर के छोटे-मोटे काम है ना उनको निपटा लें। रमज़ान में आपने अपने ऊपर ना कोई भी एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डालना, सिर्फ़ वो काम करना है जो मतलब ज़रूरी है, और जो एक्स्ट्रा काम है ना वो आप बाद के लिए छोड़ दें, क्योंकि हम सब ने ही रमज़ान से पहले बहुत ज़्यादा सफाइयाँ की होती हैं। तो रमज़ान में कोई भी एक्स्ट्रा काम अपने ऊपर ना डालें, क्योंकि रोज़ा होता है, सहरी अफ्तारी भी मैनेज करनी होती है। तो इसीलिए आपने कोशिश करनी है कि अपने आप को ना पुरसुकून और स्ट्रेस फ्री रखें। और हाँ, अगर आपके घर में और फैमिली मेम्बर्स हैं और आपके बच्चे थोड़े से समझदार हैं ना, तो उनसे भी आप काम में हेल्प ले सकती हैं। और साथ ही आपने ना अपने पूरे रमज़ान के लिए एक मेन्यू डिसाइड कर लेना है, इससे भी आपका बहुत सारा जो टाइम है ना वो बचेगा। क्योंकि अफ्तारी में चाहे पकौड़े समोसे जो मर्ज़ी खा लें, फिर भी डेली बेसिस पे थोड़ा बहुत सालन जो नॉर्मल हम हांडी बनाते हैं ना वो बनानी ही पड़ती है। तो आप ना 1 हफ़्ते के लिए एक मेन्यू डिसाइड कर लें अपनी फैमिली के मशवरे से, अपनी समझ-बूझ से, जो आपको ईज़ी लगता है। मैंने तो पूरे रमज़ान का एक मेन्यू डिसाइड करके बना के 15 दिन का रख लिया है, 15 दिन का बना लिया है, 15 दिन का मज़ीद बनाऊँगी। अगर आपको ये मेन्यू चाहिए ना तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। लेकिन बाकी हर घर के अपने मसले मसाइल और अपनी क्या कहती हैं वो फिज़िबिलिटी होती है, उसको माइंड में रख के आप अपना जो पूरा मेन्यू है ना वो सेट कर सकती हैं। इससे भी आपका काफ़ी सारा जो टाइम है ना वो बचेगा, और आप उस टाइम को दूसरे कामों के लिए यूटिलाइज़ कर सकेंगी। और रमज़ान में ना हम सब के घरों में पकौड़े, दही बल्ले, चाट बनती है, और मैं ना मोस्टली बनाती हूँ मूँग की दाल के दही बल्ले। वैसे मोस्टली जो बनते हैं वो माश की दाल के होते हैं, लेकिन मेरी मम्मा मूँग दाल के बनाती हैं, तो इसलिए मुझे भी यही बनाने आते हैं। अगर आपने मेरी वाली रेसिपी फ़ॉलो करनी है तो आप ये फ़ॉलो कर लें, वरना यूट्यूब पर हज़ारों वीडियोज़ हैं। इस तरह ना इन्हें बनाने में थोड़ी-सी मेहनत लगती है, आधे पौने घंटे का बल्कि घंटे का ही काम हो जाता है। तो इस तरह आप ये जो दही बल्लों के ये जो भल्ले हैं ना, इन्हें एक ही दफ़ा बना के तकरीबन हफ़्ता 10 दिन के लिए स्टोर कर सकती हैं। अच्छा, मैं अगर चीज़ें स्टोर करती हूँ ना, तो मेरी कोशिश होती है कि वो बस 10 दिन में, और बल्कि 10 दिन से पहले ही ना ख़त्म हो जाए, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबे अरसे के लिए चीज़ों को ना फ्रीज़ नहीं करती, क्योंकि थोड़ा बहुत जो जायका है ना वो चेंज हो जाता है। तो अगर आपको भी आदत है ना चीज़ों को इस तरह से फ्रीज़ करके रखने की, तो कोशिश किया करें कि बस उतना बनाएं जो हार्डली ना हफ़्ते 10 दिन में ख़त्म हो जाए। यहाँ जी मैंने दही बल्लों का जो बैटर है वो रेडी कर लिया था, और सिंपल इसके अंदर मैंने मीठा सोडा डाला था, नमक डाला था, हरी मिर्च ऐड की थी, थोड़ा सा ज़ीरा डाला था, और हल्का सा हल्दी पाउडर डाला था, ताकि जो कलर है ना वो थोड़ा सा प्यारा येलो आ जाए। यहाँ आपको एक टिप देती हूँ कि आपने जब इस दाल को ग्राइंड
ग्राइंड करना है ना तो बहुत सारी दाल एक ही दफ़ा ग्राइंडर में नहीं डाल देनी, इससे जो आपके भल्ले हैं ना वो फिर फूलेंगे नहीं, ठीक से ग्राइंड नहीं होंगे। तो आपने ना थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी में जो दाल है ना उसको ग्राइंड कर लेना है और इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि दही बल्ले बनाने की बहुत सारी जो रेसिपीज़ हैं वो यूट्यूब पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं। यहाँ मैं आपको सिर्फ ये इसलिए बता रही हूँ कि अगर एक दफ़ा आप 2 से 3 घंटे लगा के इस तरह काफ़ी सारे काम करके रख लेंगी ना, तो फिर जो अफ्तारी में हमें भागम-भाग टेंशन हो रही होती है और स्पेशली अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा तैयारी करनी होती है आपने, तो आपकी जो टेंशन है ना वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। और आप सबको ही पता है कि मैं नॉर्मल रूटीन में ना ऑयल यूज़ करती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा था कि मैं घी में ना पकौड़े, समोसे वगैरह फ्राई करके देखूँगी। मुझे पता है यार घी जो है वो सेहत के लिए इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन ख़ैर है, ऑयल कौन-सा अच्छा होता है, वो भी हम इतना सारा ही यूज़ कर रहे होते हैं। तो मैंने इस दफ़ा ना पकौड़े, समोसे फ्राई करने के लिए घी लिया था। अब देखते हैं ये कितना चलता है और इसका क्या हिसाब-किताब है। लेकिन मुझे लग रहा था कि मैंने बीच में ना एक घी का पैकेट लेके देखा था कि वो थोड़ा ज़्यादा चल रहा होता है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि घी ज़्यादा चल रहा होता है या ऑयल चल रहा होता है? क्योंकि ग्रोसरी में जो सबसे महँगी एक चीज़ आ रही होती है ना वो यही ऑयल या घी होता है। और आपने मुझे ये भी बताना है कि आपके यहाँ वो कौन-सी ऐसी चीज़ है जो सहरी में बनना मस्ट होती है और इफ्तारी में बनना भी लाज़मी होती है, मतलब उसके बगैर जो रोज़ा है ना वो खुलता ही नहीं है। जैसे मेरे जो हस्बैंड है ना वो आलू वाले जो सिंपल पकौड़े होते हैं उनके बगैर उसका रोज़ा खुलता ही नहीं है। तो मुझे डेली बेसिस पर ना पूरे 30 दिन जिस तरह रोज़े फ़र्ज़ है ना उसी तरह पकौड़े बनाना ना फ़र्ज़ हो जाता है कि मैंने डेली बेसिस पे जो पकौड़े हैं वो लाज़मी बनाने हैं। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आपने ऑयली चीज़ें हैं ना जो उनका इस्तेमाल कम से कम करना है। ये जो दही भल्ले हैं ना जब हम इन्हें पानी में भिगोते हैं तो इनका जो ऑलमोस्ट ऑयल है वो निकल जाता है, इसलिए दही भल्ले ना मुझे इतने ज़्यादा अनहेल्दी नहीं लग रहे होते। पानी बस आपने ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, फ्रूट्स का इस्तेमाल करना है, मिल्क शेक बना के पीना है, क्योंकि अक्सर ना हम रमज़ान में जो हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हो जाती हैं, जिसकी वजह से ना हम फिर बीमार होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपने अपनी हेल्थ का ख्याल ना लाजमी रखना है। अच्छा, यहाँ पर जी जब तक दही बल्ले जो थे वो फ्राई हो रहे थे ना, मैं आपको बताती हूँ काले तेल के बारे में। अक्सर ना हमारे जो बर्तन हैं वो बहुत गंदे हो जाते हैं और उन्हें साफ़ करने में फिर बहुत मेहनत लग रही होती है, और इस काले तेल के हवाले से जी। तो वैसे ही मुझे बहुत कमेंट्स आ रहे होते हैं। तो ये आपको किसी भी पंसार की दुकान से, जो बड़ी-बड़ी करियाना की शॉप्स होती हैं ना, वहाँ से मिल जाएगा और इसे काला तेल ही कहते हैं। इसकी आपने सिर्फ़ एक एहतियात ये करनी है कि इसे ग्लव्स पहन के यूज़ करना है। वैसे मैं ग्लव्स पहनती नहीं क्योंकि मुझसे बर्तन धुलते जी। ही नहीं है, और दूसरा ये काफ़ी ज़्यादा ना पॉइज़नियस अपने है, तो टॉयज़ आपने इन्हें वाले बच्चों से शॉपर बिल्कुल डब्बे दूर में रखना है। देखो किसी ना। ऊँची जगह पे रखना है जहाँ आपके जो छोटे बच्चे हैं वो बिल्कुल ना पहुँच सकें। अच्छा, जब आप ये काला तेल लेके आए ना तो आपने ना, पहले मैंने इसे बॉटल में निकाल के रखा था, तो ये थोड़ा थिक सा होता है, बॉटल में से इसको निकालना बहुत मसला हो जाता है। तो आपने इसे इसे ना किसी खुले मुँह वाले बर्तन में डाल के रखना है, ताकि आप इसे जब भी यूज़ करना हो ना ईज़िली निकाल सकें और यूज़ कर सकें। अच्छा, नॉर्मल जो बर्तन होते हैं ना जो ज़्यादा गंदे नहीं होते, उन्हें तो वॉश करने के लिए मैं इसका ना एक क्लीनर बना लेती हूँ। एक स्प्रे बॉटल के अंदर मैं काला तेल डालती हूँ, लिक्विड डिश वॉश और पानी डाल के ना मिक्स करके रख लेती हूँ। और जो भी बर्तन मुझे थोड़े से ज़्यादा गंदे लग रहे होते हैं, जिनमें दाग वगैरह पड़ जाते हैं, जल जाते हैं, तो उनसे मैं साफ़ कर लेती हूँ। लेकिन कुछ होते हैं जिस तरह यहाँ पर ना मैंने इसमें चने बॉयल किए थे और पहले आलू बॉयल किए थे, तो कुकर की हालत ना काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। तो अगर आपके बर्तनों की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है ना, तो आपने बिल्कुल थोड़ी-सी क्वांटिटी में उसके अंदर काला तेल डालना है, और वो जो हमारा लोहे वाला स्क्रबर होता है ना, उससे अच्छी से रगड़ के इसको, मतलब जितनी आप ताकत लगा सकती हैं लगा लेनी है। वैसे इतनी ज़्यादा ताकत नहीं लगेगी, काला तेल अकेला ही चीज़ों को साफ़ करने के लिए ना काफ़ी होता है। मैं तो वो जो किचन के दस्तरखान कपड़े वगैरह होते हैं ना उन्हें धोती हूँ ना, तब भी काला तेल डाल देती हूँ, क्योंकि ये जो चिकनाई है ना उसे बहुत अच्छे से साफ़ कर देता है। और फिर आपने इसे 2 मिनट के लिए छोड़ देना है, और उसके बाद जो आम हमारा बर्तन धोने वाला स्पंज होता है, स्कॉच ब्राइट का, और साथ लेमन मैक्स जो भी आप साबुन यूज़ करते हैं, उससे रगड़ के ना आपने अपने कुकर को या कोई भी जला हुआ और निशान वाला बर्तन है ना उसको साफ़ कर लेना है। और आप देखेंगे आपके जो स्टील के और ये लोहे वाले बर्तन है ना कितने ज़्यादा चमकदार हो जाएंगे, ऐसा लगेगा आप अभी ना मार्केट से न्यू लेके आई हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया ना मैंने कुकर में आलू बॉयल किए थे, चने बॉयल किए थे, इसलिए कुकर अंदर से ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था। अब ये 70% साफ़ हो गया है, बाकी अगर एक और दफ़ा इसे मैं काले तेल से जब वॉश करूँगी ना तो फिर ये प्रॉपरली 100% नया नकोर हो जाएगा और बहुत चमकदार हो जाएगा। क्योंकि जब रमज़ान आ रहा होता है ना, तो वैसे आम रूटीन में भी बर्तन धोने का होता है बखेड़ा, लेकिन रमज़ान में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सहरी के बर्तन, इफ्तारी के बर्तन, अक्सर कोई चीज़ जल जाई या कोई देगची गंदी हो गई तो फिर उसको साफ़ करने में बहुत सारा टाइम लग रहा होता है। तो ये काला तेल अपने किचन में ला के आप रख लें, तो इससे आपकी लाइफ बड़ी आसान हो जाएगी, मेहनत भी कम लगेगी, और बहुत ही कम वक्त में अपनी बाजुओं को थकाए बगैर ना आप अपने जो बर्तन हैं उन्हें अच्छे से साफ़ कर सकेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर जी मेरे जो भल्ले थे वो सारे बन के रेडी हो गए थे, और आपने ये जो छोटे ज़िप-लॉक बैग्स हैं ना उनके अंदर इन भल्लों को उस क्वांटिटी में भर के रख लेना है। मतलब मेरे तो 2 ही लोग हैं, तो बस 8 या 9 या 7-8 जो भल्ले हैं वो इनफ हैं। तो बस मैंने छोटे-छोटे जो पैकेट्स हैं ना उसके अंदर इन भल्लों को डाल के अब मैं रख लूँगी। अच्छा, मैंने सिर्फ 3 पैकेट्स ही बनाए थे, क्योंकि मैंने आपको बताया ना मेरी कोशिश होती है कि मैं उतनी क्वांटिटी में चीज़ को फ्रीज़ करूँ जो बस 10 दिन के अंदर-अंदर ना यूज़ हो जाए। तो मैं डेली बेसिस पर सेम चीज़ तो नहीं बनाऊँगी, मतलब अल्टरनेट डेज़ पे कभी दही भल्ले बना लिए, चना चाट और पकौड़े तो बनेंगे ही
बनेंगे, शरबत भी बनेगा। अच्छा, मेरी अफ्तारी और सहरी इतनी ज़्यादा कोई वो हैवी और लाविश किस्म की नहीं होती, बिल्कुल जिस तरह आम आप सबके घरों में सादा सी अफ्तारी बनती है ना, वही मैं चीज़ें बनाती हूँ और वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, जो पहला रोज़ा था वो आप सबको ही पता है कि संडे को था, तो बस मैंने सबसे पहले उठ के ये चीज़ों को फ्रीज़ करने वाला काम किया और इतने में ही ना जो ज़ोहर का टाइम हो गया था, तो सबसे पहले मैंने नमाज़ पढ़ी। एक बात आपने इस रमज़ान में बहुत ज़्यादा याद रखनी है, बल्कि ख़्याल रखना है कि जैसे ही अज़ान हो ना, हर काम को छोड़ना है और पहले ना आपने नमाज़ पढ़नी है और कोशिश करनी है कि हर नमाज़ के बाद ना ज़्यादा नहीं तो 2 जो पेजेज़ हैं कुरान पाक के लाज़मी पढ़ें, ताकि हमारा जो कुरान पाक है ना वो माह रमज़ान में ख़त्म हो सके। यहाँ पर जी चेक करें, कुकर अब ड्राई हो गया था तो और भी ज़्यादा शाइनी हो गया था। तो इस तरह ना आपने छोटे-छोटे हैक्स और हैबिट्स को अपना के अपनी सहरी और अफ्तारी को आसान बनाना है। अपने टाइम की ज़्यादा से ज़्यादा बचत करनी है, क्योंकि हम हाउसवाइफ़ पर और हाउसवाइफ़ नहीं, अगर वर्किंग वूमेन भी हैं तो हम औरतों पे ना रमज़ान में बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है। अच्छा, यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि आज मेरी पहली अफ्तारी थी मेरी मम्मा के घर, तो इसलिए भी मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि रमज़ान का आगाज़ ही इतना अच्छा हो गया कि मेरी पहली अफ्तारी मेरे अपने घर में है। यहाँ पर बन रही थी बिरयानी, बाकी पास्ता, पकौड़े और जो चीज़ें बन रही थी वो मैं आपके साथ हल्की-फुल्की सी शेयर कर लूँगी। थोड़े से मैंने क्लिप्स रिकॉर्ड किए थे, तो सोचा आपको दिखा दूँ अपनी मम्मा का घर भी। जिन्होंने वो मेरी मीनू व्लॉग्स पर मेरी मम्मा के घर का टूर नहीं देखा ना, वो ज़रूर जाके देखिएगा। और ये हैं जी हमारे रमज़ान की शान पकौड़े, जो हम सब के घरों में कुछ हो ना हो लाज़मी बनते हैं। इनके बगैर जी अफ्तार होती है अधूरी। यही था जी आज का व्लॉग, मेरे पूरा दिन की सहरी की रूटीन, रमज़ान की रूटीन और कुछ मेरी ऐसी टिप्स जो आपके साथ मैंने शेयर कर दी, जो मैं हर रमज़ान में फ़ॉलो करती हूँ और मेरा जो बहुत सारा टाइम है ना वो सेव हो जाता है। और ये थी जी मेरी मम्मा के हाथ की बनाई हुई बिरयानी, जिसका कोई मुकाबला नहीं है। अच्छा, अगर आपकी मम्मा का घर आपके घर के पास हो या सेम सिटी में हो ना, तो ये भी बड़ी खुशकिस्मती की बात होती है, वरना इंसान ना ईद पर और शब-रात पर रोज़ों में बहुत ज़्यादा ना उदास हो जाता है अपनी फ़ैमिली के बगैर। और यहाँ मुझे याद आया, मेरी एक सब्सक्राइबर हैं मिसेज़ बिलाल, उनके बच्चे हैं मोहम्मद ज़यान और उनकी बेटी है पाकीज़ा, तो उनके लिए ना आपने लाज़मी नाम लेके दुआ करनी है कि अल्लाह उनके बच्चों को ना सेहत दे, हो सकता है किसी की भी दुआ कबूल हो जाए। तो बस यहाँ पर जी पूरा दिन गुज़र चुका था, आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और आप मज़ीद किस टॉपिक पे वीडियोज़ देखना चाहती हैं, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह कल दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।